हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस AK जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टेम्पररी इंजेक्शन एंड द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, ऑर्डर नंबर 39 of this CPC. Without wasting time, let's start reading the Bail Act and understand about this topic. First of all, rule number 1 to 5 cover about the temporary injection and interlocutory order onward, 6 to onward. Around 11 or 12 rule number it cover interlocutory orders. So temporary injection क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर 39 में। फर्स्ट ऑर्डर टेम्पररी इंजेक्शन, इससे पहले CPC से पहले हमने कहीं और भी पढ़ा होगा। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमारे SRA में है। SRA में सेक्शन 37 में दिया हुआ है और 38 39 हमने जैसे पढ़ा था कि वो किसके लिए, 38 किसके लिए था, perpetual injection, but here we are talking about the only the temporary injection. Temporary injection उसे कहते हैं जो कुछ टाइम के लिए आप रोक लगा दिया जाए किसी भी ऐसे एक्ट पर जो अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोविज़न, अगर ये रीज़न होता है तो ऐसे कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, डैमेजेस हो रहे हैं जिस पे ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनजस्ट है कि रोक लगाना ज़रूरी है अपोजिट पार्टी को, या फिर इंडेंजर्स है कि अपोजिट पार्टी कुछ कर सकता है ऐसे। अब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें टेम्पररी इंजेक्शन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और कोर्ट जो है उसे अलाउ करती है टेम्पररी इंजेक्शन। इसका हम पूरा प्रोविज़न पढ़ेंगे इन डिटेल, सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है 1 to 5 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल एक्ट रीडिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे टेम्पररी इंजेक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दोनों लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टेम्पररी इंजेक्शन पहले पढ़ रहे हैं। टेम्पररी इंजेक्शन जो है लिखा हुआ है केस इन विच टेम्पररी इंजेक्शन में भी ग्रांटेड। क्वेश्चन बोला है कि जो टेम्पररी इंजेक्शन है किस केसेस में हमें अलाउ किया जाएगा, तो वेयर इन एनी सूट, कोई भी सूट हो, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, साथ में एफिडेविट हो या फिर कुछ और हो, उसके साथ अगर प्रोवाइडेड है साथ में होना चाहिए। टेम्पररी इंजेक्शन फाइल करने कोई सूट है, साथ में एफिडेविट होना चाहिए। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एफिडेविट और अदरवाइज that any person is dispute in suit is dangerous of being wastage, damages or alienation by any party. इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड में है उस पार्टी का, एक पर्टिकुलर सूट चल रहा है और उसमें कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी उसी सूट का, वो डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड है, डैमेजेस है, एलिनेशन है, एलिनेटेड है बाई एनी पार्टी टू अ सूट, दूसरी पार्टी के द्वारा, और रॉन्गफुल सोल्ड कर सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जिस चीज़ की एग्जीक्यूशन दिया के लिए ऑर्डर आया है उससे पहले ही उसने प्रॉपर्टी सेल करने की ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि वो कर सकता है। ठीक है, उसके भी अपना टर्म एंड कंडीशंस होता है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो डिटेल वो भी बताएगा। एग्जीक्यूशन में पढ़ोगे कब सेल वैलिड होता है, कब सेल वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास हो गई है और उसमें वो सेल पहले कर दे रहा है, ऐसे चांसेस हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो वेस्ट कर या फिर डैमेज कर दिया जाएगा उस पार्टी के द्वारा, या फिर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि दैट द डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट ने जानबूझकर उसको थ्रेट करता है पार्टी को। ठीक है, कि थ्रेट मतलब इंटेंटली रिमूव और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी व्यू टू द डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर। मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जो डिफेंडेंट है वो डरा रहा है, धमका रहा है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उस चीज़ को प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूँगा, किसी थर्ड पार्टी को दे दूँगा, या फिर डिफ्रॉड कर देगा, किसी क्रेडिटर को दे देगा, फिर वो मीन्स उसे कहीं ना कहीं रिमूव कर देगा उस प्रॉपर्टी को। थर्ड पॉइंट कहते हैं डिफेंडेंट थ्रेटन और डिस्पोज टू द डिफेंडेंट the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property or dispute in the suit। मतलब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है थ्रेट कर रहा है कि अगर तुमने डिस्पोज किए, थ्रेटन टू डिस्पोज बोलता मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, और प्लेंटिफ को या फिर उस किसी और जो रिलेटेड पर्सन है उसको बोलता है तो मैं इंजरीज प्रोवाइड करूँ, इंजरीज दूंगा मैं अगर तुम ऐसे कुछ करते हो। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें टाइप की डिस्प्यूट्स अगर अराइज होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो कोर्ट क्या है ऑर्डर कर देता है, ग्रांट कर देता है टेम्पररी इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट, मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग और प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग
एलिनिएशन, सेल, रिमूवल, डिस्पोजल, मतलब ऊपर इन तीनों पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को ना हो, इन सिचुएशन को रोकने के लिए कोर्ट अलाउ कर देती है टेम्पररी इंजेक्शन। ठीक है। और ये क्या लिखा है, द डिसीजन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन सूट एज अ कोर्ट में थिंक फिट अनटिल द, ये कंटिन्यू इंजेक्शन रहेगा जब तक या तो कोर्ट फर्दर ऑर्डर ना पास कर दे या फिर फाइनली वो चीज़ जो है एक्ट ऐसा होने के चांसेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, या फिर कोर्ट एज थिंक फिट करे, जैसे कोर्ट की मर्जी होगी वैसे करेगा। यहाँ पे एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो होता है हमेशा फाइनल ऑर्डर पे लगता है। यहाँ पे टेम्पररी इंजेक्शन है, ये बिफोर और आफ्टर दी जजमेंट भी अप्लाई होता है। ठीक है, क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, टेम्पररी इंजेक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कमेंट में कि जो टेम्पररी इंजेक्शन है क्या हर जगह अलाउ हो जाता है। टेम्पररी इंजेक्शन जनरली अलाउ होता है और अगर रीजनेबल एंड ड्यू कॉज है, अदरवाइज गवर्नमेंट साइट है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर आप रोकना चाहते हो, कोई भी रीज़न देना चाहते हो तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट वर्क में नहीं अप्लाई होता ये। बट जब तक रीजनेबल हो, इनजस्टिस हो तो कोर्ट अलाउ कर देती है, अदरवाइज टेम्पररी इंजेक्शन अलाउ नहीं है यहाँ पे भी। इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन दी रेपिटेशन और कंटिन्यू ऑफ ब्रीच, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पर्पस क्या है कि जो कंटिन्यू ब्रीच हो रहे हैं, जो एलिनिएशन हो रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ द डिफेंडेंट रिपीट सेम एक्ट कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो कोर्ट है वो अलाउ कर देती है कि बिफोर और आफ्टर द जजमेंट इवन यू कैन अप्लाई फॉर दी सच रेपिटेशन ऑफ damages done by the defendant to stay to pass the order of stay so that he cannot be do same thing again and again even after the judgment. ओके, और अगर उसमें इंजरी, ऐसे कोई इंजरीज करता है और ऐसे उसकी राइट्स अराइज होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस प्रॉपर्टी से, यहाँ पर मेन पॉइंट है वही सूट होना चाहिए, वही मैटर होना चाहिए, वही पार्टी होनी चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए।